हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा सेकेंड लेक्चर में। किसका? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से पढ़ना है हमको। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था? कि क्या सारे मेटल एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस बाहर निकालते हैं? आई होप आप लोग ने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ढूंढा तो कोई बात नहीं। ठीक है, कहाँ गया ये आपका सॉल्ट प्लस H2? सुनो मैं बताता हूँ होता क्या। हर समय ऐसा नहीं होता कि मेटल्स अगर रिएक्ट करें एसिड से तो H2 गैस बाहर निकले। ठीक है, एक बड़ी बेहतरीन एसिड है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। बेटा जब इससे किसी भी मेटल की, ये रही नाइट्रिक एसिड लिखा होगा बेटा, जब इससे किसी मेटल की रिएक्शन करते हो ना तो कभी H2 गैस बाहर नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये H2 जो बाहर निकलती है उससे वापस रिएक्ट करके वापस HNO3 बना देती है। समझ में आ रही बात? इस वजह से नाइट्रिक में कभी H2 गैस बाहर मत निकालना। ठीक है, ऐसे मान लो तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए कुछ Na है, मान लो सोडियम प्लस HNO3 है। कोई पूछे क्या रिएक्शन होगी इसकी? नॉर्मली तो रिएक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअली कई बुक्स में ऐसा लिखते हैं कि रिवर्सिबल है, तो ये बना देता है NaNO3 ओ प्लस H2 निकलवाते हैं कभी कभी लोग, लेकिन वापस रिएक्ट करके वापस यही बना देती है। ठीक है, तो नॉर्मल केसेस में ये बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो क्या समझ में आया बेटा? आपको ये समझ में आया कि अगर नाइट्रिक एसिड है तो वो H2 गैस कभी लिबरेट नहीं करेगी। कौन कौन सी करेंगी? HCl करेगी या फिर H2SO4 लिबरेट करेगी। ठीक है, चलो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, ये रहा, इसके बारे में पढ़ना है। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग, देखो मैंने कहा था ना HNO3 बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। अब एक बात और, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो अपना तो करता है रिडक्शन, सामने वाले का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन। ध्यान रहे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा अपना रिडक्शन करेगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा अपना ऑक्सीडेशन करेगा, सामने वाले का रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किसमें, तो जाहिर सी बात है अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका क्या होगा बेटा? इसका होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो किसमें आएगा? N2O में, NO में और NO2 में, इसमें टूट जाता है। ठीक है, किसी भी टाइप का नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इसका रिडक्शन ही तो हो रहा है। इसमें से क्या हो रहा है बेटा? HNO3 से क्या बन जा रहा है? N2O बन जा रहा है, NO बन जा रहा है, NO2 बन जा रहा है, ऐसे बाहर निकल जा रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये अपना क्या कराएगा? रिडक्शन करा के इसमें किसी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एनी टाइप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और H2 का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2 पहले अकेला था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया और जुड़ने के बाद क्या बन गया? H2O। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो मैंने बताया था कि HNO3 बना लेता है, कभी कभी वो भी करता है, और कभी कभी सीधे सीधे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ के क्या बना लेता है? पानी बना लेता है। ठीक है, तो इसलिए H2 गैस इसमें जल्दी बाहर नहीं निकलती। किसमें? नाइट्रिक एसिड में। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे मैग्नीशियम है और मैंगनीज है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं किससे? डाइल्यूट HNO3 से, टू प्रोड्यूस H2 गैस। ये भी बहुत तगड़ा एक्सेप्शन है। जैसे Mg और मैंगनीज, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो अगर नाइट्रिक से भी रिएक्ट करते हैं, HCl H2SO4 तो छोड़ी दो, उनसे तो निकालेंगे, इनसे रिएक्ट करके भी सॉल्ट और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। समझ में आ रही बात? केवल यही दो होते हैं ऐसे, मैग्नीशियम और मैंगनीज। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन करना, इनका रिडक्शन करना, सॉरी सॉल्ट जो बनता है इसमें इनका रिडक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दो आपको याद रखने हैं। पहला, नाइट्रिक एसिड कभी H2 गैस बाहर नहीं निकालती, उसमें भी एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, मतलब दोनों म वाले हमेशा कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? H2, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ठीक है, आगे गोल्ड प्लेटिनम, ये तो भाई एसिड से रिएक्ट ही नहीं करती। गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह तो एसिड से रिएक्ट ही नहीं करती। समझ में आ रही बात? डज नॉट, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड आर लीस्ट इफेक्टिव, रिएक्ट विद एक्वा रीजिया। किससे रिएक्ट करती है? एक्वा रीजिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में आप पढ़ोगे। एक्वा रीजिया एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है बेटा? ये एक डिब्बा है, इसमें HCl है और कौन है बेटा? HNO3 होती है। कौन होता है? HCl HNO3। इस मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वा रीजिया। क्या कहते हैं बेटा? एक्वा रीजिया। क्या कहते हैं बेटा? एक्वा रीजिया। अब इसमें HCl जो होता है वो ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ज्यादा। तो आप ध्यान से देखो तो HCl मैंने कितनी बार कर दिया?
HCl मैंने कर दिया 3 बार और HNO3 कितना है बेटा 1 बार। इसका मतलब इसका रेशियो कितना है 3:1। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें नाइट्रिक के मुकाबले 3 गुना ज्यादा क्या पाया जाए HCl, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वारिजिया। और अगर इसमें आप गोल्ड डाल दो, ये जो आप गोल्ड देख रहे हो, ये अगर इसमें डाल दो गोल्ड तो इसमें ये डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होकर अलग अलग प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? रिएक्ट्स विद ओनली एक्वारिजिया कौन HCl प्लस दिस। ठीक है, और इसमें H2 गैस वो आराम से बाहर निकाल देता है। इसमें ClO2 भी बनती है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी रिएक्शन है, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आपको 11th में इस रिएक्शन को पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। ठीक है, तो गोल्ड किसमें, गोल्ड और प्लैटिनम केवल किसमें डिसॉल्व होते हैं? एक्वारिजिया में। एक्वारिजिया क्या होता है? HCl और HNO3 का मिक्सचर है। ये रेशियो कितना होता है 3:1, मतलब 3 बार HCl और 1 बार नाइट्रिक। ध्यान रहे उल्टा मत कर देना, नाइट्रिक 1 बार ही होती है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये पढ़ लिया आपने, ये पढ़ लिया आपने, ये पढ़ लिया आपने। अदर मेटल के सॉल्ट के सोडियम सॉल्यूशन से पढ़ना है हमको। चलो अब देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ZnFeCu बता ही दिया, जिंक ऊपर आता है, Fe फिर Cu आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, तो इसमें तो कुछ इतने चर्चा करने वाली बात नहीं है। आना जरा, कुछ याद आ रहा है? बड़ी अच्छी बात याद आ रही है। चैप्टर 1 में एक रिएक्शन है, उसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बहुत इजी है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक बार डिस्प्लेसमेंट होगा, एक मेटल दूसरे वाले मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट की खासियत है, यहां पे एक मेटल हमेशा कैसा आता है? अकेला आता है। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा बेटा? इसको डिस्प्लेस करेगा। तुम ध्यान से देखो, कॉपर पहले सल्फेट के साथ था, अब यहां कॉपर अलग हो गया और आयरन किसके साथ बन गया? सल्फेट के साथ बन गया। क्या ये इतना आसान है? आसान तो बहुत है, लेकिन इसमें एक नियम लगता है, वो नियम बताता हूं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर लो। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद होगी तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप इस सवाल को बड़े मजे के साथ गलत करके आ सकते हो। पूछो क्यों? बेटा डिस्प्लेसमेंट जो तुमने करी, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया। ठीक है, यह तभी संभव है जब आयरन कॉपर के ऊपर आ रहा हो। अब ये कैसे पता चलेगा कौन ऊपर है कौन नीचे है? ये तभी पता चलेगा जब आप रिएक्टिविटी सीरीज याद करोगे। एक बार और लिखता हूं आपके लिए, KNaCaMgAl FePbH Hg Ag औ कनाका मग अल्जन फीबब H कौ हग अगौ। मैंने ऐसे याद किया था, आप कैसे भी याद कर सकते हो। अब बड़े इज्जत के साथ जरा देखना, आयरन ये रहा और कॉपर ये रहा। ध्यान से देखो बेटा, आयरन ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है। ये सीरीज ऐसे ही तो चल रही है, फिर यहां से शुरू हुई है। आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, इसी वजह से आयरन ने क्या कर लिया? कॉपर को रिप्लेस कर लिया। लेकिन अगर इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता, Cu प्लस FeSO4, तब क्या ये रिएक्शन होती बेटा? तब इसका आंसर होता नो, बहुत बड़ा वाला नो। तब ये रिएक्शन ना हो पाती। मतलब क्या समझ रहे हो? जो मेटल ऊपर आएगा, मतलब जो हाई रिएक्टिव होगा, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला कभी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। इससे एक बात सीखने को मिलती है, क्या? पोटेशियम सबको डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? इससे रिएक्टिव कोई है नहीं। ठीक है, और सोडियम केवल किससे डिस्प्लेस होगा? पोटेशियम से। सोडियम को पोटेशियम छोड़ के कोई और डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और पोटेशियम को तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात है। लिखो, लिखा भी है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड इन द सॉल्यूशन। इसको हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। ठीक है, देखो दिया हुआ एक्टिविटी ऑफ ए सीरीज KNaCaMg। देखो एक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी सीरीज शोन रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, KNaCa इस तरह से आपका दिया हुआ है। अब इस तरह से आप याद ना करो, जैसे मैंने सिखाया वैसे याद कर लो, बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है। ठीक है, इसको छोड़ दो। सीरीज मैंने सिखाई है ना KNaCaMg, ये देखो दिखा, बाद में इन्होंने लिख दिया KNa। ठीक है, अच्छा जब हम लोगों ने याद किया तो Ca ऊपर आता था, अब Li हो सकता है ऊपर आ गया हो Ca। ठीक है, अब यहाँ पे M नहीं Mg होगा, Mg फिर Gal Zn FePbH Cu Hg Ag Au। ठीक है, तो मतलब जब हम लोगों ने याद किया था तो फिर कुछ चेंज हुआ होगा। अभी हम लोगों ने याद किया था तो ऐसा था KNaCa Mg Al Zn FePbH, फिर कॉपर आता था, मरकरी Ag, फिर Au आता था। ठीक है, अब कुछ चेंज हो गया होगा। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस करेगा, नीचे वाला ऊपर वाले को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, हालांकि यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा, Cu फिर Hg Ag Au होगा। अब ये वाली याद कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है।
इसको आप नोट कर लेना, इसको याद कर लेना। सीरीज लिस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, इस तरह से, ठीक है। अब सुनो, ये देख ही लो, जो ऊपर वाले हैं यहाँ वाले हाई रिएक्टिव हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ये हो गए, और नीचे वाले जो ये सब दिख रहे हैं क्या है, लो रिएक्टिव है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली करते हैं कि जो H के ऊपर वाले होते हैं, यानी ये वाले ये हाई रिएक्टिव है HR, ठीक है। ये CuHg Ag, ये H के नीचे वाले क्या है Lr, यानी क्या है बेटा, लो रिएक्टिव है, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। डन डन। आगे कंटेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये हो गया आपका, ठीक है बेटा। ये खत्म, ये खत्म। अब क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये पढ़ना है हमको, ठीक है। अब क्या पढ़ना है हमको, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत सिंपल है, किसी मेटल की किसी नॉन मेटल से करा के देख लेते हैं क्या होता है। कोई बहुत बड़ी कद्दू में तीर थोड़ी हमारे दिन इन्होंने, ठीक है। व्हाई डू एलिमेंट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है, कंपाउंड बनाने के लिए। उससे भी अच्छी एक चीज है बेटा, स्टेबल होने के लिए। किसके लिए, स्टेबल होने के लिए। जैसे कि सोडियम है, एलिमेंट 11, 2 है, 8 है और 1 है। क्लोरीन है 17, 2 है, 8 है और 7 है। स्टेबल ये भी नहीं है, स्टेबल ये भी नहीं है। इसके शेल में भी 8 नहीं है, इसके आखिरी में भी 8 नहीं है। क्यों ना एक काम करें, मिलजुल के सरकार चलाएं और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे। अगर इसने अपना एक ट्रांसफर कर दिया, अब इसके आखिरी शेल में 8 हो जाएंगे, और एक इसको मिल गया तो इसके पास भी तो जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो कुछ ऐसी ही तो होगी। तो बेटा दोनों का ही काम चल गया और दोनों ही क्या हो गए प्यारे बच्चों, स्टेबल। इसमें एक बात गौर करी तुमने, ये करी कि ये तो मेटल था और ये क्या था बेटा, ये नॉन मेटल था, है ना। वही था ना, कि यही पढ़ना है ना कि व्हाई डू एलिमेंट रिएक्ट विद ईच अदर। तो है तो दोनों एलिमेंट ही, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल क्यों रिएक्ट करते हैं, स्टेबल होके कोई दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। और उसी से बनता है NaCl। क्या बनता है बेटा, NaCl। NaCl ऐसे नहीं बनता, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है, ये Na+ होता है, ये Cl- होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली वैलेंस शेल। वही मेरी वाली बात कह रहा, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, आप देखो 8 हो गए, ठीक है। सोडियम आखिरी शेल में 1 है, क्लोरीन आखिरी शेल में 7 है। आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आउट इज कलेक्टेड बाय द वैलेंस। ये अपना एक इनको ट्रांसफर करके क्या कर लेगा, एक ट्रांसफर करेगा तो बेटा ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और ये इसके पास आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो ये +1, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। देखो मैं तुम लोगों को सिखाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो मुझे NaCl बनाना है। क्या बनाना है, NaCl। इसमें Na क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 11, 2, 8 और 1, ठीक है। उसके बाद कौन आया, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 17, 2, 8 और 7, ठीक है। अब इसका बनाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सुनना जरा एक बार बस ध्यान से, इसके बाद खत्म हो जाएगा। Na के आखिरी शेल में, मुझे केवल आखिरी शेल से मतलब है। किससे मतलब है बेटा, केवल आखिरी शेल से मतलब है। कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, एक ही तो है, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन ये बना लो, ठीक है। क्लोरीन या आखिरी शेल में, आखिरी शेल से मतलब है बस, और किसी से मतलब मत रखना तुम। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। एक काम करता हूं, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी और कलर से बना देता हूं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। ये बढ़िया पीला पीला, ठीक है। इसको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, इसके सर पे बोझ है, निकल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। इसको इस इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा में जरूरत है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, इसको भरपूर मात्रा में चाहिए तो कहेगा ठीक है भैया ले जाओ, हमको तो चाहिए नहीं, तुम ही ले जाओ। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा, अब Na के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लेकिन एक प्लस का चार्ज आ गया। Cl के ऊपर बेटा बहुत ध्यान से, Cl के ऊपर पहले से कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 थे, और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। ये वो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है, ये पराई इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने दिए। तो अब इसके पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। माइनस के चार्ज के साथ 8 हुए, अकेले 8 नहीं हुए। अब ये प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना देंगे और NaCl ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम NaCl लिखते हैं।
मतलब एक ने दिया एक ने लिया, दोनों का काम चल गया, दोनों एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बना दिए, कंपाउंड बना दिए। यही मैंने सिखाना था, ठीक है। देखो Cl इलेक्ट्रॉन देख लो एक्सेप्ट करके Cl माइनस बना रहा है, ठीक है, और Na इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Na प्लस बना रहा था। ये देखो मुझे यहाँ पे आना था, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बड़ी कायदे से इसमें शिफ्ट होगा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट हो गया तो ये क्या बन गया, प्लस। देखो अब इसके आखिरी शेल में अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, अब ध्यान से देखो कोई आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और ये क्या बन गया, माइनस, ठीक है। Na प्लस Cl माइनस, अब ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, NaCl। बेटा कटायन किसे कहते हैं, प्लस को कहते हैं, बता चुका हूं। बिल्ली कैसी होती है, पॉजिटिव, है ना। बिल्ली का मतलब कैट, कैट हमेशा पॉजिटिव होगी, और जाहिर सी बात है कैट पॉजिटिव है तो आयन क्या होगा, नेगेटिव। बिल्ली पॉजिटिव, ऐसे याद कर लो, बिल्ली की इंग्लिश कैट, कैटायन कैसा होगा, पॉजिटिव, आयन कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव कैटायन है तो सारे मेटल हमेशा कैटायन होंगे, और सारे नॉन मेटल्स हमेशा कैसे होंगे, अनायन होंगे, ठीक है। सिंपल था, बता दिया था मैंने। अब आप देखिए Na प्लस Cl माइनस कंबाइन हो रहे हैं, बढ़िया NaCl बना रहे हैं। सोडियम क्लोराइड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब सुनो, पहली बात तो जान लो, इसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड हमेशा कौन बनाते हैं, मेटल्स। कौन बनाते हैं, मेटल्स, जनरली, कभी कभी नॉन मेटल्स भी बनाते हैं एक आध, जनरली, ठीक है, मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, जैसे ये NaCl है तो ये इसका जो बॉन्ड होगा वो ऐसा होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन की तो लेन देन हुई है तो बॉन्ड सिंगल होगा। भैया एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, किसने दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन तो दिया ना, तो बॉन्ड सिंगल होगा। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड, या फिर आयनिक को एक और नाम से भी जानते हैं, बड़ा फेमस नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट। क्या नाम है बेटा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक तरीके से समझा दिया आपको, समझ में आ गया। डन। देखो आप दिखा रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस तरह से होता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। देखो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आ गया ना, सब कुछ वही मिलेगा जो बताया मैंने, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बना के सिखाया था। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हमेशा मेटल के साथ बनता है, ठीक है। इसको आप लिख भी लो चाहो तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है हमेशा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के ही बीच में बनता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर में जितने भी तुमने मॉलिक्यूल पढ़ रखे अपनी जिंदगी में, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, है ना, F2 हो गया, जितने ये सब मॉलिक्यूल ही तो है, नीचे 2 वाला सब मॉलिक्यूल है। जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं सबके सब कैसे होते हैं, नॉन पोलर। कैसे, ऐसे मान लो मैं F2 लेके चलता हूं, अब F2 जो है ना ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन दोनों ही क्या है, दोनों ही नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड को क्या कहते हो, कोवेलेंट बॉन्ड। और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। कोई भी अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा तो चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा तो पोलैरिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि वो सेम एलिमेंट के होते हैं ना, कभी पोलर नहीं होते हैं। लेकिन अगर यही मैं HCl ले लूं या HF ले लूं, इस F को हटा के क्या कर लूं, H ले लूं। अब फ्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही है, वो क्या काम करेगा, वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा मतलब पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसको आप कह सकते हो ये प्लस ये पार्शियल नेगेटिव, तो क्या बन गई बेटा, पोलैरिटी बन गई ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इस तरह से ये होता है। खैर ये मैंने बता रखा है आपको, कार्बोनेट कंपाउंड में जब जाओगे तो शेयरिंग वगैरह सिखाई है, ठीक है। आगे डन। अब आगे सुनना जरा, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉपर्टी क्या है आयनिक कंपाउंड की, तो बड़े बड़े शब्दों में लिख देना मेटेलिक प्रॉपर्टी। क्या लिख देना बेटा, मेटेलिक प्रॉपर्टी। क्यों, आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं। तो जितनी मेटल की प्रॉपर्टी वही आयनिक प्रॉपर्टी, या फिर वही इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे कि आप देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड, तो मेटल भी सॉलिड होते हैं और समवॉट हार्ड होते हैं, सिंपल बात है,
ठीक है। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. इनको जब प्रेशर से मारोगे तो टूट जाएंगे, तो मेटल को भी प्रेशर से मारो तो टूट जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स की भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो सब सेम मिलेगा आपको, कुछ अलग नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, देखो इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक एक ही बात है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल, बता चुका हूं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का मतलब है पोलर, क्या मतलब है बेटा, पोलर। क्यों, NaCl अगर बन रहा है, जाहिर सी बात है Na पे प्लस का चार्ज है, Cl पे माइनस का चार्ज है, और पानी भी कैसा है, पोलर। बेटा पोलर हमेशा चाहता है कि पोलर वाला मेरे पास आए, केमिस्ट्री में शब्द बड़ा फेमस है, लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, मतलब जैसा सॉल्वेंट का नेचर है वैसा ही सॉल्यूट का नेचर अगर हो गया तो वो अपने आप में अपने अंदर उसको क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। तो ये जो पोलर कंपाउंड है यानी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, ये किस में डिसॉल्व हो जाता है, ये वाटर में बड़े मजे के साथ डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये केरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं होता, क्यों, इवन इनको हम केरोसिन और पेट्रोल में लपेट के रखते हैं, जो सोडियम वगैरह है ना, इनको उसमें लपेट के रखते हैं ताकि ये रिएक्ट ना कर जाए, समझ में आ रही बात। क्योंकि केरोसिन और पेट्रोल कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं नॉन पोलर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, ये इनको कोवेलेंट कंपाउंड, सॉरी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। कौन कर लेगा, पानी कर लेगा, केरोसिन वगैरह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनको इवन हम इसमें लपेट के रखते हैं ताकि रिएक्ट ना करें, ठीक है। आगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड होगा, जब पक्की बात है। लो, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जैसे उनको डालोगे ये बड़ी बेहतरीन कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं, ठीक है। और मेटल्स भी अच्छे कंडक्टर थे, तो आप देखो तो समवट प्रॉपर्टी जो है ना आयनिक कंपाउंड की, वो मेटल से रिजेंबल करती हुई दिखेगी, लगभग वैसी प्रॉपर्टी होगी। क्यों, आयनिक कंपाउंड कौन सा है, मेटल का ही तो है यार, तो जो मेटल की प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है वो इस वजह से क्योंकि वो मेटल एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, तो हम कंपाउंड को लेकर चलते हैं, बाकी सारी चीजें वैसी ही रहती हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इसका मतलब क्या, गुड कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन किस में, सॉल्यूशन में, ठीक है। पानी में डालो तो बहुत बेहतरीन कंडक्टिविटी करते हैं, और इसको हम लोग एक नाम से प्रोसेस इसका नाम देते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, है ना। अब देखो पानी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाला है, तो ये करोगे तो बल्ब क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा, ठीक है, ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए फिर इतना ही करते हैं, उसके बाद आखिरी जो बचा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और प्योरिफिकेशन, उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बड़ा धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतना सहयोग दिया मेरा, ठीक है, डन।